अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डेटा स्ट्रक्चर्स को हम कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, हमने अपने लास्ट लेक्चर में जोसेफ प्रॉब्लम के बारे में बात की थी, जिसको हमने सर्कल लिंक्ड लिस्ट की मदद से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सोल्यूशन C++ कोड प्रोवाइड किया था, जिसमें लीडर को चूज़ करने के लिए डाटा को अगर सर्कुलर फॉर्म में अरेंज किया जाए तो हमारे पास इजीली लीडर चूज़ किया जा सकता है। ठीक है, अगर हम इसका एनालिसिस करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमने जोसेफ प्रॉब्लम के लिए सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट ही क्यों चूज़ की, तो देखें जी, बेसिकली सर्कुलर लिंक लिस्ट को यूज़ करते हुए हमारे पास सोल्यूशन जो है वो ज़्यादा ट्रिवियल हो गया, ज़्यादा आसान हो गया, ज़्यादा इजी टू इम्प्लीमेंट हो गया। क्या हम इसकी बजाय सर्कुलर लिंक लिस्ट की बजाय कोई और डाटा स्ट्रक्चर भी चूज़ कर सकते थे जोसेफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? लेट्स अगर हम कहते हैं कि अगर हम एरे को यूज़ करते हैं, तो एरे को यूज़ करते हुए पहली बात तो हम लास्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से लिंक कनेक्ट करवा ही नहीं सकते। साथ ही साथ वहाँ पे हमारे पास जो है किस तरह से इंडेक्सेस को नेक्स्ट टू नेक्स्ट मूव करना वहाँ पे, और किस इंडेक्स के बाद नेक्स्ट कौन से इंडेक्स को हमने रिमूव करना है इंडेक्स वैल्यू को, और फिर कौन से नेक्स्ट इंडेक्स वैल्यू पे हमने जाना है, कहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होनी है, कहाँ पे काउंटिंग एंड होनी है। क्योंकि एरे के अंदर डाटा सर्कुलर फॉर्म में स्टोर नहीं होता, इसलिए हमारे पास वहाँ पे ये जोसेफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एरे हमारे पास बेस्ट सोल्यूशन नहीं था। इससे हमें क्या बात पता चलती है? इससे हमें ये बात पता चलती है कि बेसिकली किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है प्रॉपर चॉइस, बेस्ट चॉइस ऑफ डाटा स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है। अगर हम बेस्ट अप्रोप्रिएट डाटा स्ट्रक्चर चूज़ करते हैं तो हमारे पास जो सॉल्यूशंस आते हैं वो आसान भी होते हैं, एफिशिएंट भी होते हैं और फास्ट भी होते हैं। ठीक है, लाइक अगर हम जोसेफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सर्कुलर लिंक लिस्ट को ही यूज़ करना जो है वो एक आसान और एफिशिएंट सॉल्यूशन रहा, और इसने हमारी प्रॉब्लम को जल्दी और आसानी से सॉल्व किया। एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप क्या होती है? उसके लिए बेसिकली हम लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर का ज़रा एक एनालिसिस लेते हैं। अगर हम लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर को देखें तो हमने उसको 4 जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशंस डिस्कस की हैं। एरे के थ्रू लिस्ट को इम्प्लीमेंट करना, सिंगल लिंक लिस्ट के थ्रू, डबल लिंकिंग के थ्रू, या फिर सर्कुलर लिंकिंग के थ्रू लिस्ट को जो है इम्प्लीमेंट करना। अब एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप क्या है और उसका इसकी इम्प्लीमेंटेशन से क्या ताल्लुक़ है? अगर हम लिस्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए डिफरेंट तरीके यूज़ करें भी, तब भी हमारे पास जो इंटरफेस है वो सेम रहा है। लिस्ट के साथ इंटरेक्ट करने का जो हमारे पास तरीका है वो सेम रहा है। यानी कि हमारे पास ऐड, गेट, नेक्स्ट, स्टार्ट, रिमूव एंड एक्सेट्रा जितने भी फंक्शंस हैं, वो चाहे आप एरे की बात करें, सिंगल लिंक लिस्ट, डबल या सर्कुलर लिंक लिस्ट की बात करें, उन सब के अंदर आपने अगर लिस्ट को यूज़ करना है, लिस्ट के साथ इंटरेक्शन करनी है, तो ये ही सेम मेंबर फंक्शंस यूज़ होंगे। ठीक है जी, इतनी बात समझ आ गई। आप देखते हैं हमने इसको एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप क्यों कहते हैं। लिस्ट एक एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप है जिसके अंदर हमें ये कंसर्न नहीं होता कि लिस्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने कौन सा तरीका चूज़ किया है, इन चारों में से हमने कौन सा तरीका चूज़ किया है। उसमें कंसर्न सिर्फ इतना होता है कि इंटरफेस सेम रहता है। चाहे आप जो मर्ज़ी तरीका यूज़ कर लें, लिस्ट के साथ इंटरेक्शन का तरीका, लिस्ट के साथ इंटरेक्ट करने का जो वे है, पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन है, वो सेम रहना है। इसलिए हम कह सकते हैं कि लिस्ट एक एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप है। हमें सिर्फ़ और सिर्फ ये ध्यान रखना होता है कि जो मेथड्स हैं वो कौन कौन से मेथड्स हैं जो कि लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर के साथ यूज़ हो सकते हैं। अब उनको इम्प्लीमेंट कैसे किया जा रहा है, किस मेथड से इम्प्लीमेंट या किस स्ट्रक्चर से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, हमें उससे कंसर्न नहीं होता। ठीक है जी, इसी तरह हम
दूसरे एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स बनाते हुए भी सेम थीम यूज़ करते हैं, जिसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन तो आपके पास से एक ही डाटा स्ट्रक्चर की मल्टीपल हो सकती हैं, लेकिन अगर किसी डाटा स्ट्रक्चर की इंटरेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन इंटरफेस सेम रहती है, उसके फंक्शन सेम रहते हैं इन अदर वर्ड्स, तो तब हम कहते हैं कि वो एक एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप है। ठीक है, और बेसिकली जो C++ लैंग्वेज है उसके थ्रू हम एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स बनाते हैं, जिसमें हम इम्प्लीमेंटेशन उन स्ट्रक्चर्स की चाहे जैसी भी हो, लेकिन हम उसकी इंटरफेस को सेम रखते हैं। ठीक है, वी विल पब्लिश द इंटरफेस एंड कीप द फ्रीडम टू चेंज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एडिटी। लाइक एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स के अंदर क्या किया जाता है, एक इंटरफेस पब्लिश कर दिया जाता है कि ये इंटरफेस है, ये फंक्शंस हैं, यानी ऐड, रिमूव, स्टार्ट, साइज एंड एक्सेट्रा। ठीक है, और सबको अलाउ कर दिया जाता है कि जो जैसे भी इस एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप को इम्प्लीमेंट करना चाहे कर ले। जैसे कि हमने स्टार्ट पे बात की थी, तो हमने यहीं से शुरू किया था। हमने कहा था कि लिस्ट क्या है और लिस्ट के साथ कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, यानी हमने एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप का इंटरफेस समझा था, और फिर हमने उस बात की थी कि उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कैसे किया जा सकता है। तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने 4 तरीके देखे थे, और हर एक के कुछ ना कुछ प्रॉज और कुछ ना कुछ कॉन्स थे। बेसिकली C++ की क्लासेस की मदद से हम एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स बना सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक हमें क्या समझ आया कि हमारे पास लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर एक एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप था, और क्योंकि उसका इंटरफेस हमेशा सेम रहता है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है जैसी यूज़र चाहे, जैसा यूज़र को समझ आए, जैसा यूज़र को बेटर लगे, उस तरह से वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन दे सकता है। काम एक ही है, लिस्ट का, कि डाटा को ऑर्डर फॉर्म में अरेंज करना, स्टोर करना। अच्छा जी, नेक्स्ट हम अपने डाटा स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं, जो कि स्टैक है। ठीक है, अभी हमने एरे के बारे में पढ़ा, फिर हमने लिस्ट के बारे में पढ़ा, अब हम स्टैक के बारे में पढ़ते हैं। स्टैक कैसा डाटा स्ट्रक्चर है? स्टैक को अगर हम एग्जांपल लें तो स्टैक बेसिकली रियल लाइफ में स्टैक ऑफ बुक्स या फिर स्टैक ऑफ प्लेट्स, यानी हम बहुत सी बुक्स को एक दूसरे के ऊपर अगर रख दें या फिर प्लेट्स को एक दूसरे के ऊपर रख दें तो वो हमारे पास स्टैक बनता है। या फिर पाइल ऑफ कॉइन्स, हम बहुत से कॉइन्स को एक साथ इकट्ठा रखते हैं तो वो हमारे पास स्टैक बनता है। ठीक है, अभी ये स्टैक को हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं, स्टैक के बारे में पहले तो कुछ और जानते हैं हम। बेसिकली स्टैक एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हमेशा हम नई वैल्यू, नई आइटम टॉप पे ऐड करते हैं। जैसे अगर हमारे पास एक पाइल ऑफ प्लेट्स पड़ी हुई है, तो हमने एक और प्लेट अगर उसके ऊपर अंदर ऐड करनी है, तो हम सब प्लेट्स के ऊपर रखेंगे। ठीक है जी, इसी तरह बुक्स में भी अगर हमने नई बुक रखनी है तो हम सारी बुक्स के ऊपर रखेंगे। सिमिलरली अगर हमने कोई भी एलिमेंट रिमूव करना हो तो वो भी टॉप से ही रिमूव किया जाएगा। यानी अगर आपके पास 5 बुक्स पड़ी हुई हैं, जिसमें से बुक नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 सबसे टॉप पे है, अगर आपको बुक नंबर 3 भी चाहिए तो आपको सबसे पहले 5 को हटाना पड़ेगा, फिर 4 को हटाना पड़ेगा, और फिर 3 की बारी आएगी, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ जो टॉप पे वैल्यू होती है उसी को हम रिमूव कर सकते हैं स्टैक में से। तो स्टैक में इंसर्शन और रिमूवल का पॉइंट क्या है? टॉप ऑफ द स्टैक। स्टैक डाटा स्ट्रक्चर जो है रियल लाइफ से सिमिलर है, जिसके अंदर जो है ना हम कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स लेते हैं जो कि लीनियर ऑर्डर में अरेंज होते हैं। ठीक है, रियल लाइफ से कैसे रिजेंबल है, जैसे हमने कहा कि पाइल ऑफ कॉइन्स हो सकता है या फिर पाइल ऑफ बुक्स हो सकता है। स्टैक बेसिकली एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स को हम टॉप से ही एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वहाँ पे एलिमेंट हमने ऐड करना है, चाहे एलिमेंट रिमूव करना है, चाहे एलिमेंट को रीड करना है, व्यू करना है, तो जो टॉप पे है सिर्फ हमें वही नज़र आएगा। कहने का मतलब स्टैक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर सिर्फ जो टॉप पे चीज़ पड़ी होती है वो नज़र आती है, बाकी नीचे वाली चीज़ें छुप जाती हैं। इन अदर वर्ड्स, अगर हमें नीचे से कोई चीज़ चाहिए भी, लाइक 10 बुक्स में से हमें 3rd नंबर वाली बुक चाहिए, तो हमें ऊपर वाली 7 बुक्स उठानी पड़ेंगी और 3rd को टॉप पे लाना पड़ेगा, तभी हम उस बुक को उठा सकेंगे। ठीक है जी, अब स्टैक के बारे में और बात करते हैं, स्टैक के ऑपरेशंस देखते हैं। स्टैक के साथ हम कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं? पुश का ऑपरेशन परफॉर्म होता है, जो कि एक पैरामीटर लेता है एक्स वैल्यू, जिसको इंसर्ट करते हैं हम एक्स वैल्यू को एट द टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक के टॉप में हम उसको इंसर्ट करते हैं। पॉप का उसके पास एक फंक्शन है जो कि क्या करता है, टॉप एलिमेंट जो स्टैक के अंदर सबसे ऊपर पड़ा हुआ एलिमेंट उससे रिमूव करता है और रिटर्न भी करता है। यानी ना सिर्फ उसे रिमूव करता है बल्कि दिखाता भी है कि उसने कौन सा एलिमेंट रिमूव किया, लेकिन कहाँ से? टॉप से। पुश भी टॉप पे और पॉप भी टॉप पे। फिर एक टॉप का फंक्शन है जो कि क्या करता है, टॉप पे कौन सा एलिमेंट, स्टैक के टॉप पे कौन सा एलिमेंट स्टोर है उससे शो कराता है, लेकिन रिमूव नहीं करता। पॉप जो है वो रिमूव भी करता है और शो भी कराता है। टॉप का एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ टॉप एलिमेंट को रिमूव कराता शो कराता है। यानी अगर हमने देखना है कि हमारे स्टैक में सबसे ऊपर कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है तो टॉप का फंक्शन यूज किया जा सकता है। ये स्टैक के ऑपरेशंस की ये स्टैक के ऑपरेशंस की कुछ हमारे पास
इम्प्लीमेंटेशन है। स्टार्ट पे हमारे पास एक खाली स्टैक हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा, स्टैक को अगर नोटिस करें तो उसका एक एंड हमें खाली नज़र आ रहा है, एक एंड यानी ओपन नज़र आ रहा है, और दूसरा एंड हमें क्लोज नज़र आ रहा है। स्टार्ट पे ही हमारे पास एक एम्प्टी स्टैक है। इस एम्प्टी स्टैक में जैसे ही पुश टू की रिक्वेस्ट आई है, पुश टू की कमांड आई है, तो क्या हुआ जी, हमारे पास बिल्कुल इसके फर्स्ट पे कह लें जी, या इसके शुरू में, या इसका भी शुरू भी यही है, एंड भी यही है, इसमें एक एलिमेंट ऐड हो गया और वहाँ पे हमारे पास टॉप पॉइंटर जो है वो पॉइंट आउट करने लग गया। फिर पुश 5 की रिक्वेस्ट आती है तो 2 के ऊपर 5 ऐड हो जाता है, यानी कि टॉप न्यू एलिमेंट कहाँ पे ऐड होता है, टॉप से ऊपर, टॉप से ऊपर ऐड होता है और टॉप जो है ना वहाँ पे चला जाता है, यानी जो पहले टॉप होता है उसके ऊपर ऐड होता है और फिर न्यू एलिमेंट टॉप एलिमेंट बन जाता है। इसी तरह पुश 7 करेंगे तो जो है टॉप पे यानी कि 5 से भी ऊपर 7 ऐड होगा और टॉप वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह 1 7 से भी ऊपर जो है पुश हो जाएगा। अब अगर हम पॉप करते हैं इसमें से, तो पॉप करेंगे तो हमने कहा था पॉप कौन सा एलिमेंट होता है, टॉप वाला एलिमेंट होता है। टॉप पे 1 पड़ा हुआ था तो पॉप क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब 1 अगर चला जाएगा तो टॉप 1 पे तो नहीं रहेगा, बल्कि टॉप क्या करेगा, टॉप नीचे आ जाएगा। इसका मतलब है पुश के केस में हम टॉप को ऊपर लेके जाते हैं, एक इंडेक्स आगे लेके जाते हैं, एक वैल्यू आगे लेके जाते हैं, इंक्रीमेंट उसमें करते हैं। लेकिन जब हम पॉप करते हैं तो हम जो है टॉप के अंदर डिक्रीमेंट करते हैं। सिमिलरली हम नेक्स्ट एलिमेंट पुश करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास फिर से पुश की रिक्वेस्ट है, तो पुश करने से एलिमेंट आप टॉप के ऊपर यानी 7 से ऊपर ऐड होगा और टॉप वहाँ पे मूव कर जाएगा। फिर पॉप करते हैं, फिर पॉप करने से जो टॉप एलिमेंट है 21 वो पॉप हो जाएगा और टॉप नीचे आ जाएगा, ठीक है। फिर जो है पॉप करते हैं तो फिर पॉप करने से जो टॉप एलिमेंट था वो रिमूव हो जाएगा और शो भी हो जाएगा और टॉप नीचे आ जाएगा, ठीक है। फिर से अगर पॉप करते हैं तो जो टॉप एलिमेंट है वो फिर से रिमूव हो जाएगा और टॉप नीचे आ जाएगा। यानी पुश के केस में टॉप से ऊपर वैल्यू ऐड करनी है हमने, जब कोई भी वैल्यू नहीं है तो वही टॉप होगा, वही फर्स्ट वैल्यू होगी। लेकिन उसके बाद जब भी हमने कोई वैल्यू ऐड करनी है तो टॉप से ऊपर ऐड करनी है और टॉप को ऊपर ले जाना है। लेकिन जब भी कोई वैल्यू रिमूव करनी है, पॉप करनी है, तो टॉप से रिमूव करनी है और टॉप को नीचे ले आना है। ये स्टैक के ऑपरेशन हैं। स्टैक की हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, स्टैक के ऑपरेशंस को ये भी हम डिटेल में पढ़ते हैं। बेसिकली अगर हम देखें तो हमारे पास स्टैक का जो रूल है वो है लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो सबसे लास्ट पे एलिमेंट ऐड होता है वो सबसे पहले व्यू किया जाता है, वो सबसे पहले बाहर आता है। यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे लास्ट पे ऐड किया जाता है वो टॉप पे होता है। तो अगर हम स्टैक को पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें टॉप वाला एलिमेंट ही उठाना पड़ेगा जो कि लास्ट में इन हुआ था, ठीक है जी। अच्छा, अगर वो मैं कह रहे हैं कि स्टैक के ऑपरेशंस के बारे में बात करते हुए हम देखते हैं कि क्या स्टैक के ऑपरेशंस इनफ हैं जितने हमने अभी बात की थी। लाइक हमने 3 ऑपरेशंस की बात की है, पुश, पॉप और टॉप की हमने अभी तक बात की है, तो क्या वो सफिशेंट है, इनफ है? ज़रा एक ऐसा सिनेरियो लें, ऐसा कंडीशन सोचें जिसमें आप एक ऐसी स्टैक के ऊपर से पॉप करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी एलिमेंट रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं जिस स्टैक के अंदर कोई एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। यानी वो स्टैक तो है लेकिन हालिया हो सकता है, उसमें अभी तक कोई एलिमेंट आया ना हो, या हो सकता है उसमें से पॉप करते करते सारे एलिमेंट्स रिमूव हो गए हो, ठीक है। तो क्या आप ऐसे स्टैक के ऊपर अगर पॉप कॉल करते हैं तो क्या ख्याल है, आपके पास क्या रिजल्ट्स आएंगे? क्या कोई वैल्यू निकलेगी? नहीं, कोई वैल्यू भी पॉप नहीं होनी चाहिए। जब कुछ है ही नहीं तो फिर कोई वैल्यू कैसे निकलेगी? लेकिन क्या हम प्रोग्रामिंग कोड बनाते हुए या हम बेसिकली इम्प्लीमेंट करते हुए स्टैक को, क्या हमें इस चीज़ का ध्यान नहीं रखना चाहिए कि जब कोई यूज़र पॉप की रिक्वेस्ट करे तो हम पहले ये चेक करें कि क्या स्टैक के अंदर कोई एलिमेंट भी है या नहीं, ठीक है जी। अगर कोई स्टैक के अंदर एलिमेंट हो तो हम उसे पॉप की परमिशन दें, अदरवाइज़ ना दें। तो ये कैसे किया जा सकता है? इसके लिए हम एक और ऑपरेशन स्टैक का इंट्रोड्यूस कराते हैं, और वो कौन सा है जी। अगर हम इस एम्प्टी का एक फ़ंक्शन यूज़ करें, एक बूलियन फ़ंक्शन यूज़ करें जो कि ट्रू रिटर्न करे अगर तो स्टैक एम्प्टी है, और फॉल्स रिटर्न करे अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है, ठीक है जी। तो उससे जो कॉलर है जो पॉप को कॉल करेगा वो सबसे पहले ये देख ले कि इस एम्प्टी से उसे क्या रिज़ल्ट मिलता है। अगर उसे इस एम्प्टी से जो है ट्रू रिज़ल्ट मिलता है तो वो पॉप नहीं करेगा, या उसको एक आउटपुट मिल जाए कि लिस्ट के स्टैक के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है जिसे वो रिमूव कर सके, ठीक है जी। तो वहीं पे एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगी और हम स्टैक के अंदर जो है वो यूज़र को हम किसी भी डिफ़िकल्टी से बचा सकते हैं, और साथ ही साथ हम बहुत से एरर आने से भी बचा सकते हैं। बहरहाल इसको कैसे करते हैं हम देखते हैं, इसको भी इसकी इम्प्लीमेंटेशन में हम देखेंगे। सो हमें एक और फोर्थ फंक्शन भी चाहिए, एक ऑपरेशन चाहिए स्टैक के साथ इस एम्प्टी का, जो कि पॉप को रन करने से पहले हम रन करेंगे ये देखने के लिए कि स्टैक खाली है या नहीं। अगर इस एम्प्टी ट्रू होगा
तो पॉप एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन अगर इज़ एम्प्टी फॉल्स होगा यानी स्टैक एम्प्टी नहीं होगी तो पॉप एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। और स्टैक एम्प्टी एक्सेप्शन जो है ना हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं एग्जाम्पटी के साथ, जो कि ये चेक कर सकती है कि स्टैक खाली तो नहीं है। ये हमने एक्सेप्शंस हमारे सी प्लस प्लस बेसिकली ऊप का जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद सी प्लस प्लस के अंदर हमने एक टॉपिक पढ़ा था एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो बेसिकली स्टैक का खाली होना चेक करने के लिए स्टैक एम्प्टी एक्सेप्शन भी बनाई जा सकती है। एक एडवांस टॉपिक है, बहरहाल हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। सो अब हमें 3 के बाद एक चौथा फंक्शन भी मिल गया, पुश पॉप टॉप के अलावा इज़ एम्प्टी का फंक्शन भी, जो कि किसके साथ चलेगा, जो कि पॉप के साथ चलेगा। ठीक है, जब भी पॉप कॉल करना है तो उसके साथ उसके अंदर कह लें जी, पॉप की कॉलिंग के अंदर पॉप के फंक्शन की जो कोड है उसके अंदर इज़ एम्प्टी का फंक्शन कॉल किया होगा, जो कि चेक करेगा कि स्टैक खाली तो नहीं है। ठीक है, और कौन से ऑपरेशंस की ज़रूरत पड़ती है स्टैक को जो है अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा, स्टैक के ऑपरेशंस की भी बात करते हैं। एक ऑपरेशन अभी हमारे पास रिमेनिंग है, अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन की पहले बात कर लें। अच्छा, अगर हम एरे के थ्रू स्टैक को इम्प्लीमेंट करते हैं तो क्या होगा, एरे के इंडेक्सेस होते हैं, ठीक है, जो आपस में कनेक्टेड होते हैं। अगर हम एरे के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं और हम कहते हैं जी फर्स्ट एलिमेंट एरे का फर्स्ट इंडेक्स टॉप होगा, तो क्या होगा, जब भी एलिमेंट ऐड होगी वो फर्स्ट पे ऐड होगी यानी 1 इंडेक्स पे ऐड होगी, और जब भी रिमूव होगी 1 से रिमूव होगी। तो अगर हमारे पास एरे के अंदर लेट्स से 5 एरे के थ्रू अगर हमने स्टैक इम्प्लीमेंट किया, अगर 5 एलिमेंट आ गए हैं और टॉप हमारा इंडेक्स 1 पे है, अब हम उसके बाद 6 ऐड करना चाह रहे हैं, तो हमें टॉप पे हम यानी 1 पे वो न्यू एलिमेंट 6 वाला एलिमेंट ऐड करेंगे। तो उसके साथ होगा कि हम एरे के बाकी सारे एलिमेंट्स जो हैं उन्हें नेक्स्ट शिफ्ट कर देंगे, यानी अगले अगले इंडेक्स 1 वाला 2 पे, 2 वाला 3 पे वाला 4 पे, 4 पे वाला 5 पे, और 5 वाला 6 पे चला जाएगा। ठीक है जी, ये वर्स्ट केस है। इसी तरह अगर हमने डिलीशन करनी है, अगर हम स्टार्ट से डिलीट करते हैं, स्टार्ट से पॉप करते हैं, यानी फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू पॉप करते हैं, तो फर्स्ट इंडेक्स खाली हो जाएगा। उसे पूरा करने के लिए हमें सारे एलिमेंट्स को एक स्टेप पीछे लेके आना पड़ेगा। इंसर्शन के केस में अगर हम एरे के थ्रू स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और हम फर्स्ट इंडेक्स को टॉप जो है डिसाइड करते हैं, तो तब इंसर्ट करते हुए सारे एलिमेंट्स को टॉप पे वैल्यू इंसर्ट करते हुए यानी फर्स्ट इंडेक्स पे इंसर्ट करते हुए सारी वैल्यूज़ को आगे हमें मूव कराना पड़ेगा, शिफ्ट करवाना पड़ेगा। और अगर हम डिलीट करने वाले हैं, पॉप करने वाले एलिमेंट को, तो जो खाली जगह उसे फिल करने के लिए हमें सारे के सारे स्टैक के एलिमेंट्स को जो है अपने से पिछले इंडेक्स पे शिफ्ट करवाना पड़ेगा, यानी दोनों केसेस में शिफ्टिंग होगी। तो फिर इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है, एरे के थ्रू इम्प्लीमेंट अगर हम कर रहे हैं स्टैक को, तो बेस्ट केस ये है कि हम टॉप जो है वो स्टार्ट ना रखें बल्कि लास्ट इंडेक्स रखें। अब अगर लास्ट इंडेक्स टॉप होगा तो न्यू वैल्यू ऐड होगी वो टॉप से आगे, और जो है कोई वैल्यू रिमूव होगी टॉप वाली, तो वो टॉप जो इंडेक्स है वो वाली वैल्यू रिमूव हो जाएगी। ना ऐड करते हुए एलिमेंट्स को आगे मूव करना पड़ेगा, ना ही रिमूव करते हुए एलिमेंट्स को पीछे मूव करना पड़ेगा, क्योंकि हम इंडेक्स कहाँ पे रख लेंगे, इंडेक्स को हम एंड ऑफ एरे पे रख लेंगे, स्टार्ट पे रखने की बजाय हम एंड पे रख लेंगे। जी अगर हम स्टैक को एरे के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो हमने क्या ध्यान रखना है कि हमारे पास एरे का फर्स्ट इंडेक्स जो है वो टॉप नहीं बनाना। ठीक है, पुश एंड पॉप को इम्प्लीमेंट करते हुए बाय इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग एट द एंड ऑफ एरे, इम्प्लीमेंट पुश एंड पॉप बाय इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग एट द एंड ऑफ एन एरे is basically proper solution, best solution when we are implementing stack using array। ठीक है, ये जी हमारे पास स्टैक यूजिंग एरे है। देखिए, हमने कहा कि हम अगर टॉप को लास्ट इंडेक्स रखते हैं, यानी 3 जो हमारे पास बिल्कुल लास्ट वाला इंडेक्स है, अगर हम वो टॉप रखते हैं तो उससे क्या होगा कि जब भी नई वैल्यू ऐड होगी इससे आगे इजीली ऐड हो जाएगी, और जब भी वैल्यू रिमूव होगी तो टॉप वाली रिमूव हो जाएगी। ना हमें एलिमेंट्स को आगे मूव करना पड़ेगा, ना हमें एलिमेंट्स को पीछे मूव करना पड़ेगा। अच्छा जी, अब एक और हम पुश की बात करते हैं, पुश के ऑपरेशन की बात करते हैं। या बेसिकली हम देखते हैं कि लिस्ट के अंदर अरे स्टैक के अंदर हमें कोई और भी ऑपरेशन चाहिए। कह रहे हैं अगर एक हम ऐसा केस लेते हैं एरे का जिसके अंदर एरे
फिल अप हो गई है, कम्प्लीटली फुल हो गई है, तो क्या हमारे पास पुश एलिमेंट, हम एलिमेंट्स को पुश कर सकते हैं। लेट्स से हमने एक एरे लिया है 5 साइज़ की, 5 एलिमेंट्स हमने स्टैक के अंदर पुश कर दी हैं। अब हम 6 वाला पुश करने की अगर कोशिश करते हैं तो क्या पुश होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो अब इसका मतलब है कि स्टैक के साथ हमें पुश करते हुए ये ध्यान रखना है कि क्या एरे के अंदर या क्या स्टैक के अंदर कोई जगह भी है जहाँ पे हमने पुश करना है। जिस तरह पॉप करते हुए हमने ये देखा था कि क्या कोई एलिमेंट है भी स्टैक के अंदर जिसे रिमूव किया जा सके, पॉप किया जा सके। इसी तरह जो है इंसर्ट करते हुए, पुश करते हुए ये देखना है कि क्या स्टैक के अंदर कोई जगह है जहाँ पे हम वैल्यू पुट कर सकें, पुश कर सकें या नहीं। अगर एरे के थ्रू फिल की हुई है तो एरे इंडेक्सेस की, जितने भी इंडेक्सेस एरे का जो साइज़ होगा उतने इंडेक्सेस होंगे, उससे ज़्यादा। उसके बाद अगर वो सारे फिल अप हो जाते हैं तो फिर न्यू एलिमेंट, न्यू वैल्यू ऐड नहीं की जा सकती स्टैक के अंदर। ठीक है। सो हमें इसके लिए एक और फंक्शन चाहिए, एक और ऑपरेशन चाहिए, और वो कौन सा? एक बूलियन फंक्शन हम बना सकते हैं इस फुल का, जो कि रिटर्न करता है ट्रू अगर तो एरे फुल है, और फॉल्स करता है अगर एरे या बेसिकली अगर स्टैक खाली है, नॉट एरे, अगर स्टैक फुल है या अगर स्टैक खाली है। तो स्टैक फुल होने के केस में इस फुल ट्रू रिटर्न करता है, स्टैक खाली है इसके होने के केस में इस फुल फॉल्स रिटर्न करता है। इसका मतलब है पुश करते हुए इस फुल को कॉल करना ज़रूरी है, पुश करते हुए इस फुल को चेक करना ज़रूरी है कि इफ़ a stack is full then ट्रू रिटर्न हो जाना चाहिए और पुश नहीं होना चाहिए। बट इफ़ इज़ फुल इज़ इक्वल टू फॉल्स, स्टैक इज़ नॉट फुल, इफ़ स्टैक इज़ नॉट फुल तो जो है फॉल्स रिटर्न होना चाहिए, और फॉल्स रिटर्न होने के केस में ये पुश का फंक्शन चलेगा और ये वैल्यू इंसर्ट करेगा। ठीक है। जिस तरह पॉप के केस में भी इज़ एम्प्टी ट्रू होने के केस में पॉप नहीं कर सकते थे और फॉल्स होने के केस में कर सकते थे, इसी तरह पुश में भी इस फुल ट्रू होने के केस में वैल्यू ऐड नहीं की जा सकती, जबकि जो है इस फुल फॉल्स होने के केस में वैल्यू ऐड की जा सकती है। सो हमें अब 5वां फंक्शन मिल गया। पहला पुश, दूसरा पॉप, तीसरा टॉप, चौथा इज़ एम्प्टी, और 5वां इज़ फुल। इज़ एम्प्टी पॉप के साथ कंपल्सरी है, उसके साथ यूज़ होगा कॉम्बिनेशन में, और इस फुल पुश के साथ ज़रूरी होगा। ठीक है जी। और हम वी विल कॉल दिस फंक्शन बिफोर कॉलिंग पुश। हम वही वाली बात मैंने आपको कहा कि पुश को कॉल करने से पहले इस फुल कॉल किया। ये हमारे पास स्टैक के ऑपरेशंस हैं, एरे के साथ इसकी इम्प्लीमेंटेशन है। पॉप बेसिकली क्या है? पॉप, अच्छा एक चीज़ हम यहाँ पे देख लें कि यहाँ पे जो है ना हमने करंट यूज़ किया है, करंट की जगह टॉप भी हम एलिमेंट का नाम, वेरिएबल का नाम हम अपना रख सकते हैं। अच्छा, पॉप का फंक्शन क्या करता है? पॉप का फंक्शन हमने पढ़ा था जी कि टॉप एलिमेंट को रिटर्न करता है। ठीक है। एक करंट और साथ ही साथ उसे जो है ना रिमूव भी करता है। उसके अंदर ये दोनों काम कैसे हो रहे हैं? रिटर्न ए ऑफ करंट से या ए ऑफ टॉप से, जो टॉप पे वैल्यू पड़ी हुई है रे के, वो यूज़र को शो हो जाएगी, और टॉप डिक्रीमेंट करने से क्या होगा कि अब टॉप इंडेक्स एक लोकेशन पीछे चला जाएगा, तो जो टॉप लोकेशन पे पड़ी हुई वैल्यू है वो गुम हो जाएगी, क्योंकि अब हमने उसका ट्रैक ख़त्म कर दिया ना, हमने करंट को या टॉप को पीछे ले आए हैं। तो अब हमारा टॉप स्टैक वहीं से शुरू हो रहा है, उससे ऊपर क्या है वो हमें उससे कोई भी कंसर्न नहीं। पुश का फंक्शन एक वेरिएबल एक्स लेके आता है जिसे इंसर्ट करना है। वो कहाँ पे इंसर्ट किया जाता है? टॉप से ऊपर। अगर करंट या टॉप जहाँ पर भी है उसमें हम पहले इंक्रीमेंट करते हैं प्री फिक्स के साथ, यानी पहले इसमें इंक्रीमेंट होता है और फिर वहाँ पे वैल्यू रखवा दी जाती है। ठीक है। लेकिन इस पुश और पॉप के साथ हमने क्या यूज़ करना है? पुश और पॉप के साथ हमने पॉप के साथ इज़ एम्प्टी और पुश के साथ हमने इस फुल का फंक्शन यूज़ करना। बहरहाल पुश और पॉप क्या करता है उसकी हमने इम्प्लीमेंट देखी। टॉप का फंक्शन क्या करता है जी? टॉप का फंक्शन रिटर्न करता है ए ऑफ करंट, यानी या ए ऑफ टॉप, यानी टॉप पे जो भी वैल्यू है, करंट पे जो भी वैल्यू है वो रिटर्न करता है। इज़ एम्प्टी का फंक्शन क्या करता है? रिटर्न करता है करंट इज़ इक्वल टू -1, कि अगर तो रिटर्न करता है ट्रू कब? अगर करंट जो है वो -1 पे है, यानी फर्स्ट एरे के इंडेक्स 0 से भी पीछे है, यानी कि अगर आपके पास स्टैक खाली है, स्टैक खाली होगी तो करंट या टॉप कहाँ पे होगा? एरे के फर्स्ट इंडेक्स से भी पीछे, यानी -1 पे होगा। तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, इज़ एम्प्टी रिटर्न करेगा ट्रू अगर करंट जो है वो -1 है। अदरवाइज़ ये क्या रिटर्न करेगा? अच्छा, यहाँ पे हमने इसको बूलियन नहीं बनाया, हमने इसे जो है इंटीजर रखा है। इंटीजर रखने इसकी जो हमने
रिटर्न टाइप है वो हमने इंटीजर रखी है, इसका मतलब है ये 1 या 0 रिटर्न करेगा। तो अगर तो करंट इज़ इक्वल टू -1 है, यानी कि स्टैक खाली है, तो ये 1 रिटर्न कर देगा, अदरवाइज़ ये क्या रिटर्न करेगा, 0 रिटर्न करेगा। इसी तरह इस फुल चेक करेगा कि कहीं करंट जो है वो साइज़ के इक्वल, साइज़ -1 के इक्वल तो नहीं होगी, यानी अरे अगर आपके पास आपने A5 की डिक्लेयर करवाई है तो उसके अंदर इंडेक्सेस कहाँ से लेके कहाँ तक हो सकते हैं, 0 से लेके 4 तक हो सकते हैं। तो हम देखेंगे कहीं करंट साइज़ -1 यानी 4 पे तो नहीं चला गया। अगर 4 पे चला गया तो इसका मतलब है कि अब स्टैक के अंदर, एरे स्टैक के अंदर और कोई भी वैल्यू नहीं, कोई भी लोकेशन नहीं है जहाँ पे नई वैल्यू ऐड की जा सके। इसलिए यहाँ पर हम इस फुल के साथ जो है क्या करते हैं, इस फुल के फंक्शन में 1 रिटर्न करते हैं अगर करंट जो है वो साइज़ -1 के इक्वल है, यानी करंट बिल्कुल स्टैक के एरे के लास्ट पे है। और यहाँ से 0 रिटर्न होगा अगर करंट जो है वो स्टैक के लास्ट पे या एरे के लास्ट पे नहीं है। ठीक है जी, हमने इसको एरे के थ्रू इसको स्टैक को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, उसके लिए कौन कौन से फंक्शंस चाहिए, और एरे के थ्रू इंप्लीमेंट करते हुए हमें पुश एंड पॉप कहाँ पे करना चाहिए, टॉप को कहाँ पे रखना चाहिए, टॉप को लास्ट पे रखना चाहिए, पुश एंड पॉप भी लास्ट से करना चाहिए, और पुश एंड पॉप करते हुए हमें इज़ एम्प्टी या इज़ फुल भी चेक कर लेना चाहिए। अगर हम एक क्विक इसके ऊपर एग्जामिनेशन देखते हैं स्टैक की, तो स्टैक के सारे फंक्शंस जो हैं वो कांस्टेंट टाइम यूनिट टाइम लेते हैं। सबके अंदर एक एक इंस्ट्रक्शन है, एक अगर आप उसका कोड देखते तो सबके अंदर एक एक इंस्ट्रक्शन है, तो एक जितना ही सारे के सारे टाइम लेते हैं अगर हम स्टैक को एरे के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं। बहरहाल ये हमारे पास एक तरीका था स्टैक को एरे के थ्रू इम्प्लीमेंट करने का, लेकिन क्या ये बेस्ट है, ये प्रॉपर है, इस पर हम बात करते हैं। स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट, क्या स्टैक को हम लिंक लिस्ट के यूज़ करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? आंसर इज़ यस, हम स्टैक को लिंक लिस्ट यूज़ करके भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, लेकिन उसमें और एरे में क्या डिफरेंस होगा? अगर आप एरे पे देखें तो एरे के अंदर आप पुश एंड पॉप करते हुए हमें साइज़ लिमिटेशन को फॉलो करना पड़ा कि अगर कहीं एरे के अंदर वैल्यू जो है, एरे के अंदर हम एरे स्टैक के अंदर हम जब एलिमेंट्स जो है इंसर्ट कर रहे हैं, तो अगर तो आपके पास एरे का साइज़ ख़त्म हो गया, यानी एरे 5 साइज़ की है, हमने 5 के 5 इंडेक्सेस यूज़ कर लिए हैं, तो अब अगर हमें स्टैक के अंदर एक और एलिमेंट ऐड करने की ज़रूरत है तो हम उस एरे के साइज़ को चेंज नहीं कर सकते। ये हमारे पास प्रॉब्लम के हमारे पास एरे के अंदर साइज़ लिमिटेशन आती है। तो साइज़ लिमिटेशन को अवॉइड करने के लिए क्यों ना हम स्टैक को लिंक्ड मेमोरी की मदद से इम्प्लीमेंट कर लें। लिंक लिस्ट में भी हम यही करेंगे, हर लिंक लिस्ट का नोड जो है स्टैक के एक एलिमेंट को होल्ड करेगा और हम उन स्टैक के नोड्स को आपस में कनेक्ट कर देंगे, और जो सबसे लास्ट पे ऐड होने वाला जो स्टैक का एलिमेंट होगा उसे हम टॉप पॉइंटर से इंडिकेट करवा के या करंट पॉइंटर से इंडिकेट करवा के तो उससे आगे पुश और उससे नेक्स्ट पुश करवा सकते हैं, और उस वैल्यू को यानी करंट वाली नोड को हम पॉप इजीली करवा सकते हैं अगर हम लिंक लिस्ट के थ्रू स्टैक को इम्प्लीमेंट करते हैं। एरे के साथ हमें ये डिसाइड करना होता है कि इंसर्ट हम लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स कर सकते हैं या नहीं, हम डिलीट कर सकते हैं या नहीं, पुश एंड पॉप कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, हमें ये ध्यान रखना पड़ता है। हमने ये डिसाइड तो कर लिया है कि हम क्या करते हैं। अगर हम हम बात कर रहे थे कि हमारे पास स्टैक को हम लिंक लिस्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट करें तो हमारे पास क्या बेटर सोल्यूशन निकलते हैं। बेसिकली ऐसे ही है, साइज़ लिमिटेशन को हम अवॉइड कर सकते हैं जो एरे के अंदर हमें मिलता है, और साथ ही साथ अगर हम एरे के थ्रू हम अगर स्टैक को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें ये देखना होता है कि स्टैक या एरे बेसिकली जो है वो फिल है या एम्प्टी है। फिल हो तो हम न्यू वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते, खाली हो तो हम वैल्यू रिमूव नहीं कर सकते। उसके लिए हमें करंट या टॉप पॉइंटर को देखना पड़ता है, और साथ ही साथ हमें एरे के अंदर ये भी डिसाइड करना पड़ा कि हम कहाँ पे किसको करंट रखें और कहाँ पे हम कौन सी लोकेशन को हम करंट डिसाइड करें। तो हमने इसको इस तरह से चूज़ किया था कि हम लास्ट वाले इंडेक्स को यानी जो लास्ट जहाँ पे वैल्यू पड़ी हुई है उसे हम टॉप रखेंगे, फर्स्ट वाले इंडेक्स को हम टॉप नहीं रखेंगे। जबकि लिंक लिस्ट के अंदर हमारे पास जो स्टार्ट होता है वो हेड से होता है, हम उसी हेड को यूज़ करते हुए टॉप को मेंटेन कर सकते हैं। कैसे करेंगे? हम लिंक लिस्ट के थ्रू स्टैक के इम्प्लीमेंटेशन को अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। आज के लिए ये इतना ही है। आज हमने जोसेफ प्रॉब्लम का ओवरव्यू लेते हुए ये देखा कि हमारे पास कौन सा बेस्ट अप्रोप्रिएट डाटा स्ट्रक्चर होता है जिसे हमने किसी एक स्पेसिफिक सोल्यूशन के लिए यूज़ करना होता है। साथ ही साथ हमने ये देखा कि एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप किसे कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप उसे कहते हैं जिसके अंदर हमारे पास जिसकी इंटरफेस हमेशा सेम रहे लेकिन इम्प्लीमेंटेशन यूज़र अपनी मर्ज़ी से डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन दे सके।
और फिर हमने ये देखा कि हमारे पास एक नया डाटा स्ट्रक्चर स्टैक है। स्टैक के अंदर हम हमेशा टॉप पे एलिमेंट्स ऐड करते हैं और टॉप से एलिमेंट रिमूव करते हैं। लास्ट इन फर्स्ट आउट के रूल पे ये काम करता है। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास 5 फंक्शंस हमने देखे थे और एरे के साथ हमने इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखी थी। ठीक है, एरे के साथ हमने इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो डिफरेंट ऑपरेशंस हैं उसकी बात की, वो कैसे काम करेंगे, और ये भी हमने एनालिसिस कर लिया कि स्टैक के को अगर हम एरे के साथ इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके लिए जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे यूनिट टाइम यानी एक जितना टाइम कॉन्स्टेंट टाइम लेते हैं, डिफरेंट टाइम नहीं लेते, वेरिएबल टाइम नहीं लेते। और फिर हमने ये बात की कि क्या हम स्टैक को एरे के बजाय किसी और डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो आंसर ये है जी हाँ जी, लिंक लिस्ट के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन क्यों करना है? इसलिए करना है क्योंकि एरे के साथ हमारे पास साइज़ लिमिटेशन आती है और साइज़ लिमिटेशन को अवॉइड करने के लिए हमें एरे को लिंक लिस्ट के साथ इम्प्लीमेंट करके हम देखेंगे। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही।